अस्सलाम वालेकुम। एकेडेमिया मैगज़ीन पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिरा रियाज। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, मेडिकल एजुकेशन और पाकिस्तान में तिब की दुनिया का बड़ा नाम, साबिक निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका और आपके देखने सुनने वालों और आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो यूजुअली जो हम सवाल किया करते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में किया करते हैं, लेकिन आपकी माशाल्लाह काबिलियत से सब वाकिफ़ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके जो डिग्रीज़ हैं, आपका एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इट बिलोंग्स टू अ लॉट ऑफ फॉरेन डिग्रीज़, लंदन हो, यूके हो और FRCPS और सो मैनी डिग्रीज़ यू हैव माशाल्लाह। तो सर, आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में मेजरली क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या चीज़ें हैं जो हम लैक कर रहे हैं और मे बी प्रोज भी हो हमारे पास? सो उस पे अपना इंसाइट ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया हिरा। देखें पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे जो बड़ी ख़ामी है वो ये है कि तकरीबन हमारे इस वक्त 3 से 4 करोड़ लोग बच्चे स्कूल से बाहर हैं और ये बहुत बड़ी प्रपोर्शन है। ऑब्वियसली अगर वो स्कूल ही नहीं जाएंगे तो किस तरह डॉक्टर बन पाएंगे, इंजीनियर बन पाएंगे, वकील बन पाएंगे, एंकर बनकर। तालीम ही मुल्कों को आगे ले जाती है और उसका ना होना ही मुल्कों को पीछे ले जाता है। उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है जहाँ शरह एजुकेशन की या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 100% हैं। तो इसको तो स्कूल तो हमारे हैं प्राइमरी एजुकेशन के, लेकिन बहुत उसमें ज़्यादा प्रपोर्शन गैर फाल हैं, गोस्ट स्कूल्स हैं। तनख्वाहें मिल रही हैं लोगों को, लोग महीने के आखिर में आते हैं, हाज़िरी लिखाते हैं, पूरे महीने की और तनख्वाह ले जाते हैं। गवर्नेंस फेलियर है एजुकेशन, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविंशलाइज हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा आइडिया था लेकिन बहुत बुरे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था। उससे जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया और कर रही है वो एजुकेशन और हेल्थ कर रही है, क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी प्रोविंसेस में कि वो एकदम इतनी बड़े इतने अनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं थी कि वो इतना फंड स्पेंड कर सकें, इतनी गवर्नेंस प्रोड्यूस कर सकें, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्विकली डेवलप कर सकें। ये जो हुई थी 18th अमेंडमेंट के तहत रेवोल्यूशन, ये टेंडम्स में होनी चाहिए थी, आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए थी और पैरेलल चलना चाहिए था। एक एक्ट के तहत हो गई और बाद में अगर देखा जाएगा। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर बंदा अपनी हुकूमत में इस किस्म के हीरोइक किस्म के एडवेंचर्स करना चाहता है। पीपल्स पार्टी ने किया, गुड, अच्छी चीज़ थी, लेकिन बुरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इसको 5, 10, 15 साल लगाते, आहिस्ता आहिस्ता प्रोविंशलाइज कर देते, कैपेसिटी बिल्ड हो जाती। इसीलिए हेल्थ का भी अभी बुरा हाल इसीलिए है कि पंजाब फिर थोड़ी बेहतर है, बाकी प्रोविंसेस में तो बिल्कुल अभी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे है और फंड्स लैप्स होते रहे और जो वर्टिकल प्रोग्राम से, और इसीलिए अब पोलियो अफ़गानिस्तान के अलावा हम ही एक मुल्क रह गए हैं जहाँ पे अभी भी पोलियो प्रेवलेंट है। तो इसलिए देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। और दूसरा, जब आप प्राइमरी एजुकेशन से निकलते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन में भी कोई इतनी हम प्राइड नहीं दे सकते कि हमारी बहुत अच्छी है। हमारी ज़्यादातर एजुकेशन जो है ना वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। रट्टाबाजी लगाओ, टका के मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना, रट लो सारी बुक तो आंसर कर दो तो मेडिकल कॉलेज चले जाओगे और डॉक्टर बन जाओगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज बहुत कम कराई जाती है। बच्चों को देखें, बच्चों को हमने किताबों के पास ले जाना है ना, तो इस तरह ना ले जाएं कि उन पे डंडा दे के कि जी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, 100% नंबर क्यों नहीं आए, 95% क्यों आए। इससे वो ये करेंगे कि रट्टा लगाएंगे। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग दें, उनको एक प्रॉब्लम दें। ठीक है, चाहे वो मेडिसिन की है, चाहे इंजीनियरिंग की है, चाहे फ़िज़िक्स की है, चाहे केमिस्ट्री की है, वो प्रॉब्लम सॉल्व उनसे प्रैक्टिकली कराएं और उनको बुक्स में खुद ही जाना पड़े।
बुक्स उनको अट्रैक्ट करेंगी, जब उनको प्रोजेक्ट देंगे, जब उनको इन्वॉल्व करेंगे प्रैक्टिकलिटी से, उनको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट नॉलेज। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल पैराडाइम शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। फिर जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, वहाँ भी नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मैंने 5 मुल्कों में पढ़ा है, काम किया है, अमेरिका और यूरोप में और यूके में और बाकी इवन गल्फ़ में। तो उसमें हमारे डॉक्टर्स में कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें प्रेफर किया जाता था। ऑब्वियसली उन्होंने अपने लोकल लोगों को पहले प्रेफर करना है जॉब के लिए, ज़ाहिर है उनका मुल्क है, क्यों ना करें, चाहे वो यूके है चाहे यूरोप का कोई और मुल्क है। लेकिन वहाँ एक पाकिस्तानी के तौर पे हम लोगों ने एक्सेल किया कि हम गोरे बैठे होते थे, गोरियाँ बैठी होती थी, लेकिन हम सेलेक्ट हो जाते थे। तो हमें एक्स्ट्रा काम कुछ ना कुछ शो करना पड़ता था टू गेट दोज जॉब्स, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो MRCP है, चाहे FRCP है, कोई भी हाई, इवन उनकी लोकल लोगों के लिए भी ये बड़ी अट्रैक्टिव जॉब्स हैं। और पाकिस्तान में हर बंदा अपने बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहता है। अच्छी बात है, वो डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर बना के मेरी अपनी तहकीक है कि उनमें से सिर्फ कोई 18-19% काम करती हैं, बाकी हाउसवाइफ 70% हमारे। तो इसमें भी हमने बड़ी स्टडी की कि वो क्यों बनाते हैं। हमने पेरेंट्स का इंटरव्यू किया, स्टडी पब्लिश की इस किस्म यही। तो वो बच्ची को इस जो हमारे माशरे में जब बच्ची पैदा होती है ना, तो उस वक़्त माँ बाप को पैदा होते ही इमीडिएटली उनको फ़िक्र लग जाती है उसकी शादी की। वो जो कोई चीज़ होती है इसकी जगह इसके लिए रख लें, इसकी जब वो बेचारी अभी टीनेजर होती है 12-14 साल की, इसकी शादी कैसे होगी, लड़के के बारे में ये नहीं सोचा जाता। फिर उनकी यहाँ तक कि वो डेस्परेशन की हद तक चले जाते हैं जब वो 25 साल की होती है कि इसकी शादी नहीं हो रही। फिर उन्होंने ये देखा, हमने यही किया कि बहुत सारे शादी घरों में गए और चेक किया। हमने कहा हमने एयर होस्टेस बच्ची की शादी करनी है, बहुत मुश्किल है, ब्यूरोक्रेट की बहुत मुश्किल है, नर्स की बहुत मुश्किल है, पुलिस की बहुत मुश्किल है, लॉयर, उन्होंने कहा जी उनको तो क्रेडिट कार्ड कोई नहीं देता, तो बेटी कौन लेगा उनकी। तो यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि फिर उनको जो समझ लगती है कि डॉक्टर, लेडी डॉक्टर एक ऐसी मार्केटेबल चीज़ है कि उसकी शादी जल्दी हो जाती है। शादी हो जाती है, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि जब रिश्ता चूज़ करते हैं कि लड़का खाता पीता है, लड़का शरीफ है, लड़का किस ख़ानदान से है, लड़के की अहलियत क्या है, एजुकेशन क्या है, वो एक चीज़ नहीं देखते रिश्ता करने वक्त कि इस लड़के में और इसके माँ बाप में इतनी सकत है कि हमारी बेटी को इतनी मेहनत, इतनी दुआएं, इतना पैसा मुल्क का लगता है, 1.25 करोड़ रुपया एक डॉक्टर बनाने पे, इतना पैसा लगा है मुल्क का भी और उनका भी, इतनी दवाएं उनके लिए की बच्ची के लिए। तो ये क्या इनमें इतनी कैपेसिटी है, इतनी सकत है, इतनी मेंटल उनका एप्टीट्यूड है कि ये हमारी बेटी को काम करने देंगे, आगे बढ़ने देंगे। तो इट्स ए ह्यूज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो सिर्फ एक मकसद के शादी हो जाएगी बच्ची की, जबकि हम बतौर मुसलमान 90-95% हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ईमान है कि ये रिश्ते ऊपर बनते हैं और वो खुद ही हो जाने, अल्लाह ने करने हैं। तो अल्लाह से मांगे बजाय इसके कि डॉक्टर बना के एक सीट ज़ाया कर रहे हैं आप। तो सिर्फ इसलिए एक आम मकूला कहा जाता है कि डॉक्टर लग जाए नाम के साथ बेटी के, वही ना, वो कहते हैं जी चलो रिश्ता इसलिए हो जाता है कि ससुराल जो हैं वो भी कुछ 50 साल 60 साल की उम्र के हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हुआ होता है, किसी को शुगर हुई होती है। पाकिस्तान में मेरी अपनी तहकीक है कि हर दूसरे बंदे को 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे को शुगर है। तो वो ज़ाहिर है इतनी बड़ी ऑलमोस्ट 60-70% चांस है कि उनको कुछ ना, तो कहते हैं चलो बहू डॉक्टर आ जाएगी, ब्लड प्रेशर ही चेक कर लेगी, शुगर ही चेक कर लेगी। दैट्स वेरी वेरी माइनर गेन्स एंड यू नो वेरी ह्यूज लॉस टू दी गर्ल। डिप्रेशन में चली जाएगी, बनना भी, काम भी करना चाहेगी तो नहीं करने देंगे। और हमने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं करने देते इन ससुराल से, तो उन्होंने कहा देखो ये मियाँ इसका बैंक में चला जाता है सुबह, ये चली जाएगी हॉस्पिटल, तो बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। सो परसेप्शन इज़ दैट इफ़ यू आर ए वर्किंग वुमेन यू आर लेस ऑफ ए मदर, चाहे वो वर्किंग वुमेन डॉक्टर हो, एंकर हो, लॉयर हो, कोई हो।
इसकी हमने स्टडी की वुमेन चैम्बर से मिलके। अगेन मैं क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा मेरा पैशन है, मुझे अब रिसर्च 24 घंटे भी कराएंगे तो मैं थकूंगा नहीं। तो हमने रूरल एरिया छदरे से आगे और सारे काफ़ी हमने अर्बन में भी की। मस्जिद से हम हर 5वें हाउस होल्ड में गए, देखा वर्किंग है वुमेन है या नहीं वर्किंग, और गांव में वर्किंग वुमेन कपास चुनने वाली थी या खेतों में काम करने। तो इंटरेस्टिंगली स्कूल परफॉर्मेंस, हेल्थ परफॉर्मेंस, हेल्थ पैरामीटर्स बच्चियों के और उसके अपने और स्पाउस के, मियाँ के, ये सब बेहतर थे इस वर्किंग वुमेन के, क्योंकि जाहिर है कि वर्किंग वुमेन पैसा ज़्यादा आ रहा था, 2 सोर्स से आ रहा था, ठीक है। लेकिन और वर्किंग वुमेन अपने बच्चों के साथ कम, क्वांटिटी कम थी टाइम की, लेकिन क्वालिटी उसमें ज़्यादा थी। वो सुबह जल्दी उठती थी, उसकी कमेटी पार्टी नहीं थी, उसके टेलीफोन के मोबाइल के बिल कम आते थे, ये सारे कुछ देखा। अब ये सारा कुछ हमने प्रूव किया विद साइंस कि ये वर्किंग वुमेन इज़ ए बेटर मदर, ठीक है। लेकिन परसेप्शंस इन दीज प्रिमिटिव सोसाइटी लाइक पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो उसको हम डिस्पेल नहीं कर सके। हमने बड़ा इसको पब्लिसाइज भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन जो माइंड सेट है वो नहीं चेंज कर सके कि मैं डॉक्टर ज़रूर बनाएं। और लड़कियां क्योंकि ज़्यादा पढ़ती हैं, ज़्यादा फोकस्ड होती हैं, तो वो नंबर भी ज़्यादा लेती हैं, चाहे FSC है, चाहे A लेवल O लेवल, लेकिन उनको डॉक्टर बना के उनको डॉक्टरी करने भी तो दें। यस, सो फॉर इट इज़ वेरी प्लेजिंग टू नो कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इट टेक्स सेंचुरीज टू चेंज माइंडसेट्स, एज यू मेंशन के परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटीज़ हियर। सो आई वुड लाइक टू आस्क के वी आर लिविंग इन अ स्टेट वेयर एवरी थर्ड पर्सन व्हेन इन इंटर मेडिकल उन्हें डॉक्टर ही बनना है, but being a doctor and then pursuing it to such big designation and post, so what was your inspiration to pursue medical as a career? देखिए मेरी इंस्पिरेशन वाज माय लेट मदर। तो क्योंकि उनको शुगर थी और हम 6 बहन भाई थे, और मेरे फादर जज थे, चीफ जस्टिस हुए, मेरे बड़े भाई भी जो में से बहुत बड़े थे, जस्टिस कयूम, वो भी जज बने और अटॉर्नी जनरल बने। तो एक ज़ाहिर है कि अक्सर हमारी लीगल फैमिली है डोमिनेटेड, या फिर पॉलिटिक्स है। मेरे भाई भाभी सब ये लोग मिनिस्टर्स बने, अभी भी हैं मिनिस्टर हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा। तो पॉलिटिक्स में भी हैं, मेरी बहन MP MNA हुई, भाभी है, भाई है, कई दफ़ा हुए, अभी भतीजे हैं। तो मैं हमेशा ये समझता था कि एक बहुत बड़ा दरख्त है ना, जी जी, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे में वकील बन जाऊंगा तो आई वुड ऑलवेज बी नोन एज जस्टिस अकरम सन, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन मेरी अपनी कोई भी शनाख्त नहीं होगी एज एन इंडिविजुअल, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सेल्फ मेड पर्सन, ऑल्दो बोर्न अल्हम्दुलिल्लाह विद ए गोल्डन स्पून, बट ट्राइड नॉट टू यूज़ इट एवर। तो डॉक्टर आज तक कोई बना नहीं था। मेरी माँ ने बीमार थी, उसने पूरी कोशिश की कि 6 में से कोई ना कोई बन जाए, कोई इनके काबू नहीं चढ़ा। एंड पे मैं ही रह गया, तो उन्होंने पूरा प्रेशर डाल दिया मेरे पे। तो फिर मैंने ज़ाहिर है हाँ कर दी, लेकिन उसके बाद आई एम इन लव विद माई प्रोफेशन, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर इन लव विद वॉट एवर यू आर डूइंग, यू नेवर टायर आउट, यू नेवर बर्न आउट। तो उसकी फिर होता ये है कि आप यू आर लुकिंग टूवर्ड्स अनदर डे, नहीं तो अदरवाइज़ आप हमेशा लेट हो जाएंगे, आप फटीग हो जाएंगे, आप वो रिज़ल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आप लव में नहीं हैं अपने प्रोफेशन के, तो प्लीज़ ट्राई टू डेवलप दैट लव नाउ, अदरवाइज यू विल नेवर बी ए गुड प्रोफेशनल वॉट एवर प्रोफेशन यू आर इन। तो ये तो असूल की बात है। और फिर जी अगर आप मुझे कहेंगे जी आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इन्जॉय करते हैं विद इन द प्रोफेशन, बिकॉज ये प्रोफेशन भी बड़ा डाइवर्सिफाइड है। तो मेरी बड़ी अच्छी प्रायोरिटीज़ हैं कि रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, आई वांट टू इनोवेट न्यू थिंग्स, आई वांट टू ब्रिंग न्यू इंटरवेंशन इन मुख्तलिफ बीमारियों में जो कि सस्ती हों, जो बेस ऑफ द पिरामिड पे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो मेरी इन्वेंशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इम्पैक्ट फैक्टर दुनिया में उन लोगों में है जिनका सबसे ज़्यादा है, पहले फर्स्ट फ्यू में।
लेकिन मेरे लिए इम्पैक्ट फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने वीसी में अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दफ़ा रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ, अल्लाह ने मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा है इम्पैक्ट टू दी सोसाइटी। तो थ्रू रिसर्च, थ्रू इनोवेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद जो मैं इन्जॉय करता हूँ, आई इन्जॉय टीचिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र सारे मुल्कों में टीच ही किया मैंने। फिर मेरी पेशेंट्स, आई लव देम एंड दे लव मी, आई होप सो। तो उनकी जो प्यार और मोहब्बत है, ख़ासकर जो गरीब औरतें आती हैं, तांदलियाँ वाला, अभी आप शाम को इधर आएंगे क्लिनिक में, आप देखेंगे अचार कोई लेके आ रही है, कोई प्याज लेके आ रही है, कोई छोटे मोटी चीज़ें, वो मेरे लिए एहसास हैं। वो इधर चूमती हैं और जो दवा देती हैं, मैंने कई मुल्कों में काम किया, वहाँ यही मैं मिस करता था। एंड दिस इज़ व्हाट ब्रॉट मी बैक टू दिस कंट्री बैक, जिस मुल्क ने मुझे एम्पावर किया है। वरना मैं तो, मेरे साथ कोई 50-60 मेरे क्लास फेलोज थे, वो सब वहीं सेटल्ड हैं। मे बी दे आर हैविंग वेरी गुड टाइम, बट आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल लिविंग दैट। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानी पीपल, आई लव मुस्लिम्स। मुझे ये जो दवाएं हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों करोड़ों दवाएं मिलती हैं, मर भी जाएं लोग तो वो दवाएं देते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनके लवाकीन क्या कहते हैं। मरना जीना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो कोई, जिसकी माँ मरती है, अगर वो मुझे ये कहता है, जब फी डालता है, जब कुल्लों पे या जनाजे पे, आई ऑलवेज़ ट्राई टू गो टू देयर फ्यूनरल्स, तो वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब आपने तो अपनी माँ समझ के इलाज किया है। तो हमारा इतना बड़ा दिल हो जाता है। ये चीज़ इंग्लैंड में या जहाँ भी मैंने काम किया, मेरे बच्चे भी वहीं पैदा हुए, वहाँ तो हमारे हमसाये को नहीं था पता होता। इधर रिक्शे वाले को, जी तुसी मेरे नाल ए कीता सी, बड़ी मेहरबानी सर जी, की कर दियो, पैसे नहीं लेने, पैसों का नहीं, लेकिन वो रिकग्निशन, वो ये जो दिया है इस मुल्क ने मुझे, अनप्रेसिडेंटेड, अनमैच्ड एंड कैनॉट बी बॉट विद मनी। तो इसलिए मेरे जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ ज़ाहिर है 5,000 रुपया फ़ीस है तकरीबन सबकी। तो अगर मैं सिर्फ इंदर ही मरीज़ देखूँगा इस जगह पे बैठ के, तो मैं अपर कोई 11% के मरीज़ों को केटर करूँगा, ठीक है। जो 89% लोग हैं, मैं उनको नहीं केटर करूँगा। तो मुझे बेस ऑफ द पिरामिड पे जाना है। दैट इज़ वाई हमारी क्लिनिक है, आपका क्लिनिक आप ज़रूर देखिएगा। वो बनाई ही इसीलिए थी कि वो जगह अल्लाह की है, अल्लाह को वक्फ़ की गई। उसके बाद क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन का, मेरे अलावा मेरे 50 के करीब साथी जो टॉप के स्पेशलिस्ट हैं, वो वहाँ मुफ्त देखते हैं। और वहाँ हमने इंतज़ाम किया है, टेस्ट सारे मुफ्त हैं, चाहे वो 60,000 के हैं, चाहे वो लाख रुपए के हैं। उसके बाद दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग मुफ्त हैं, डायलिसिस मुफ्त है, ये जस्टिस अकरम रोड पे। तो हमें वो चीज़ जो करनी है कि हम किस तरह एज ए कंसल्टेंट, एज ए स्पेशलिस्ट, सिर्फ ऊपर की उनको देखें। और लोग बड़े परेशान होते हैं कि वो कैसे चल रहा है, ये तो गवर्नमेंट कोई भी नहीं कर सकी, अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं कर सकी। जी जी बिल्कुल, फाइनेंसिंग हर चीज़ ज़ीरो कॉस्ट। तो मैं उन्हें कहता हूँ सबसे ऊपर उस दीवार है बहुत बड़ी वहाँ, तो मैंने कहा वो सबसे ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ो, जो मुझे ये क्वेश्चन करता है। उस पर सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे हैं, फॉर अल्लाह बाय अल्लाह, कि ये अल्लाह चला रहा है। तो अल्लाह के पास तो वसाइल हैं ना, अल्लाह खुद ही पैदा कर देता है वसाइल, और चल रहा है। हकीकत है, इंसुलिन महंगी से महंगी दवाई वहाँ मुफ्त। सर प्रैक्टिकली आस्किंग, सेल्फ फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक हमारे 90% इंस्टीट्यूट्स के पास एक ही बहाना है, फाइनेंसेस नहीं है, बजट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाउ इट्स मैनेजिंग उसकी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारी अनफॉर्चुनेटली, मैं कोई 13 के करीब हॉस्पिटल्स का हेड रह चुका हूँ, कई यूनिवर्सिटीज़ का हेड रह चुका हूँ, कई मेडिकल कॉलेजेस मैंने बनाए हैं। तो मेरे से बहुत ज़्यादा कॉन्जेशन, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली ये अग्रेसिव हैं और प्रोग्रेसिव नहीं हैं, अदारों की भी गवर्नमेंट की भी। हम सिर्फ़ और सिर्फ अग्रेशन दिखाते हैं, मंकी पॉक्स है ना, सब उसके पीछे भाग गए। एग्जैक्टली। अभी जितने मर्जी पैसे मंकी पॉक्स के लिए हम ले लें, बाहर से दवाइयाँ भी मंगवा लें, कुछ नहीं। डेंगू आएगा उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे, कोविड आया था उसके, बाकी सब कुछ ख़त्म, आम वार्डों को कन्वर्ट कर देंगे हम मंकी पॉक्स वार्ड में। चीज़ ये है कि हमें एक हेल्थ सिस्टम बनाना है जो कि जो भी बीमारी आए उसको अब्जॉर्ब करे। ये नहीं कि हर बीमारी के लिए एक अलग हेल्थ सिस्टम बना दें, अग्रेसिव भाग दौड़ उस वक्त, ये नहीं।
प्रोग्रेसिव होनी चाहिए पॉलिसीज़। आपको अपना देखना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी है 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल, मैं निकाल देता हूँ अभी रिक्वायरमेंट। उस तरह आपने प्लानिंग करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अच्छी बात है, हो सकती है टेररिज्म पे, जिसमें कुछ तकरीबन 30 लाख रुपए, 30 लाख लोग उस वक्त मरे, वही यहाँ 30 लाख तो रोज़ मर रहे हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी से। तो क्यों नहीं हेल्थ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती? और जिन्होंने बुलाई है थी वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा किया था। अभी भी उनको ही इंटरवीन करना पड़ेगा कि सबको इकट्ठे बिठा लें कि एक पॉलिसी बना लो, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। सब हमें पता है हमारे इश्यूज़ और हमें प्रॉब्लम्स भी पता है, लेकिन टेक्निकल लोगों को मौका ही नहीं आता। इम्प्लीमेंटेशन का मौका पॉलिटिशियंस को तो नहीं पता होगा या एस्टेब्लिशमेंट को, उनको सबको एक टेबल पे बिठाएं 3 दिन के लिए, कहें कि अपनी पॉलिसी बनाओ। ये मैंने कई दफ़ा पॉलिसी बनाई है। एक जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं इस्लामाबाद में वाइस चांसलर था, पिम्स का हेड था, तो मुझे उन्होंने फोकल पर्सन बना दिया। मैंने 3 महीने, 3.5 महीने को पूरी दुनिया के मॉडल्स इकट्ठे किए और मैंने पॉलिसी दी। उसके वो कोई 30 के करीब स्लाइडें और अभी भी मेरे हैं और बदली नहीं, अभी भी वो ये इम्प्लीमेंटेबल है। मैंने ये भी बताया कि किसने करनी है इम्प्लीमेंट ये चीज़, और कितनी कॉस्ट आनी है, और क्या क्या कितने पीरियड में होनी है, मतलब बिल्कुल प्लेट पे रख दिया। और किस मुल्क ने इस तरह किया था और वो सक्सेसफुल हुआ है, कोरिया, साउथ कोरिया, अच्छा, पूरी इस तरह चार्ट बना हुआ है। तो एंड वाली जो मीटिंग हुई ना वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद, तो उधर मेरी प्रेजेंटेशन थी, सबकी थी, एजुकेशन वालों ने भी दी, मैंने भी दी। तो थोड़ा सा टाइम दिया गया, लेकिन मैंने दी। मेरी आखिरी 3 स्लाइडों पे एक चीज़ लिखी थी, प्राइम मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने वो मेनली किया था हैंडल हमारे साथ। तो उसमें थी इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन दफा। उन्होंने कहा ये क्या कि मैं कहा जी ये होने नहीं लगी। तो वही हुआ कि वो अभी कंप्यूटर में ही रह गई है, उसकी एक चीज़ भी नहीं इम्प्लीमेंट की। सब ने बड़ी खुश हुए, कमाल कर दिया, या तो इतना आसान आपने बना दिया, बड़ी मेहनत की, तो फ़ायदा क्या, कंप्यूटर से बाहर ही नहीं निकली चीज़। तो इसलिए जब तक कि मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, बाकी चीज़ों पे वो बैठते रहते हैं हर वक्त, आपको पता ही है जो तमाशा होता रहता है। मीडिया भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैंने पैमरा को कई दफ़ा अप्रोच किया, कई दफ़ा लिखा कि हर मीडिया हाउस को कहें कि 10% टाइम वो जो मेडिकल को दे, हेल्थ को, लेकिन दे इसके डिज़ीज़ को। वो क्या करते हैं, मीडिया किस में इंटरेस्टेड है? मीडिया सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि किसी के पेट में कैंची रह गई, किसी एमएस ने कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड मीडिया हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है ना, वो इसमें नहीं इंटरेस्टेड। हालांकि आधी पॉपुलेशन आपकी ब्लड प्रेशर है और आगे बढ़नी है, शुगर है, कोई इसमें नहीं इंटरेस्टेड कि शुगर की रोकथाम कैसे हो सकती है, क्या मैं करूं कि मुझे शुगर ना हो। मैं अपने पेरेंट्स तो नहीं चूज़ कर सकता, लेकिन अब मैं क्या करूं, लाइफस्टाइल कैसा करूं। ब्लड प्रेशर क्या ये रोका जा सकता है होने से? नोबडी इंटरेस्टेड। स्टेंटिंग के लिए क्या करेंगे, ओबेसिटी के लिए क्या करेंगे, इसमें कोई मीडिया नहीं इंटरेस्टेड। वो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़, नेगेटिविटी। सर आपने मेंशन कर दिया सो मेनी इश्यूज टू डील विद एंड फॉर्चुनेटली विद द सॉल्यूशंस, अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास नहीं है। यू मेंशन कि यू हैव बीन द वीसी इन द प्रिंसिपल। आई वुड रियली लाइक टू आस्क कि ये सारे रोल्स डेजिग्नेशंस जो आपको मिले, हाउ दिस प्रिपेयर्ड यू टू बी अ हेल्थ मिनिस्टर and what were the challenges that you know apparently and primarily faced being a health minister? To be honest, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए हेल्थ मिनिस्टर वाज द लीस्ट इम्पोर्टेंट जॉब, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज देखें, अगर आप कुछ चीज़ें चेंज ही नहीं कर सकते, और बीइंग ए केयर टेकर हमारे हाथ बंधे हुए हैं और आप पंचिंग बैग बने हुए हैं, आई मीन रियली दैट इज़ नाम। मैं अब मेरे CV आप देखेंगे, मैंने हेल्थ मिनिस्टर का जिक्र भी नहीं मैं करता। मेरे लिए मच मोर इम्पॉर्टेंट जॉब्स ऑफ वाइस चांसलर, और वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बना हूँ, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ का पहला वाइस चांसलर था, मतलब बनाई मैंने, एक बॉल पॉइंट दे दिया गया, जाओ यूनिवर्सिटी चला लो, पिम्स को चला लो, पिम्स हॉस्पिटल को। वो चैलेंजेस थे मेरे लिए बहुत बड़े, ठीक है। और मैंने इन्जॉय किया कि उधर एक क्रिएटिविटी आपने की, यू आर द फाउंडर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। इसी तरह UHS
पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। उधर बहुत सारे नए प्रोग्राम, मेडिकल जर्नलिज्म इंक्लूडिंग बेइंतहा प्रोग्राम शुरू किए। फिर प्रिंसिपल रहना, मेडिकल कॉलेजेस मैंने कई नए बनाए। तो इसलिए वो बीइंग ए टीचर एंड बीइंग ए रिसर्चर इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर का तो देखें, एक जब तक उसको आप अथॉरिटी नहीं देंगे, अनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तो वो इतना हमने क्या किया हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे। हमें क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते थे, नए हॉस्पिटल, हमने पुराने हॉस्पिटल्स को रीवैम्प किया और 135 हॉस्पिटल्स को रीवैम्प किया, बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगाए। अब ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना, लेकिन जो सही चीज़ है कि जिस डॉक्टर को पैशनेट बनाना है, जिस डॉक्टर ने अपनी बूढ़ी मरीज़ा को माँ ही समझ के इलाज करना है, वो करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ना, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, आधी बीमारी तो बिल्कुल सही कहते हैं कि आपके एटीट्यूड से ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन वो जो हम सब ने सुना है, जो हमारे पास रिसर्चेज हैं कि अगर आप एक प्लांट को भी डेली अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छे से ब्लूम करेगा, और अगर आप एक प्लांट को भी बुरा बोलेंगे तो इट विल स्लो डाउन इट्स ग्रोथ डेफिनेटली। So basically, being a vice chancellor is an important and significant job near you, rather than being a caretaker, because you are not able to implement and have no authority. True, sir. आपने बोल दिया कि आपका area of interest and something that you love is research. हमारे पास आप जैसे रोल मॉडल्स हैं, आप जैसे एग्जांपल्स हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स में रिसर्च को, इस चीज़ को हमने ज़ाहिर है नीचे तक, एज यू सेड के बेस ऑफ द पिरामिड तक पहुंचाना है। एवरी यंग डॉक्टर, हाउ वी आर इनकलकेटिंग दिस थिंग्स इन द यंग डॉक्टर्स के उनमें रिसर्च, इनोवेशन, वो एटीट्यूड, एम्पैथी, सिंपैथी, वो सारे फैक्टर्स उन तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है इन द यूनिवर्सिटी? देखें, जो किया भी जा रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। देखें, किया क्या जा रहा है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपके 3 रिसर्च पेपर होने चाहिए, ठीक है, वो कहीं भी हों। वो रिसाला जो छपता है ना, उसके 10 कापियाँ छपती हैं, आपके पेपर बीच में होता है, अगली 10 में किसी और के होती हैं, गोस्ट, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी जॉब या प्रमोशन के लिए रिसर्च कर रहे हैं। हमें शौक़ पैदा करना है, हमें पैशनेट बनाना। देखें, यूनिवर्सिटी जब आपके इंटरव्यू होते हैं ना, सर्च कमेटी, अब मैं एक सर्च कमेटी भी चेयर कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है यूनिवर्सिटी का? हर कोई कहता है सर एग्ज़ाम लेना, उसकी क्लासों को वो देखना, डिसिप्लिन करना। तो वो मेरे ख़्याल में एक यूनिवर्सिटी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का मतलब है क्रिएटिविटी, टू क्रिएट नॉलेज। तो क्रिएट नॉलेज कहाँ से होनी है? रिसर्च से होनी है। सर, हम तो अभी तक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का फ़र्क ही नहीं कर पाए। इन्फॉर्मेशन इज जस्ट, कर रहा हूँ ना बच्चे के ज़रा देखें, जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी को, जिन यूनिवर्सिटी, देखें मैंने जिस यूनिवर्सिटी में रहा हूँ ना, मैंने सबसे पहले वहाँ रिसर्च कराई है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की उन यूनिवर्सिटीज़ में आ गई हैं यहाँ रिसर्चर। QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ वेरी फ्यू इन पाकिस्तान। जहाँ मैंने जिन यूनिवर्सिटीज़ में रहा हूँ, सब QS रैंक करेंगे। अब अलग चीज़ अब मेंटेन्ड है कि नहीं रैंकिंग, क्योंकि उस रैंकिंग में सबसे पहले आता है कि रिसर्च आपने कितनी की है। कोविड में मैं UHS का वाइस चांसलर था, हम उन यूनिवर्सिटीज़ में थे पहली 10-12 में दुनिया में जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोविड में, हमने कोई डबल डिजिट वैक्सीन्स की ट्रायल्स किए, हमने प्लाज्मास के ट्रायल किए, हमने दवाइयों का ट्रायल, जिस दिन कोविड आया उसके बाद हमने प्रोटेक्ट ट्रायल का मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, जिसमें 8 ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे। उस वक्त किसी को नहीं था पता व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क इन कोविड। वी वर द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन थ्रू रिसर्च। हमने विक्टोरी स्टडी की, जो वेंटिलेटर पे लोग थे। फिर हमने स्टेम सेल बनाए लंग के डैमेज के, वो यूज़ किए, सब पब्लिश हुई। तो थिंग इज़ के लोग गलत कहते हैं कि जी हमें वो रिसर्च के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे इतने ज़्यादा वो ज़ाया हो जाते हैं। आप देखें, इंटरनेशनल ग्रांट्स और नेशनल ग्रांट्स के लिए कम्पीट ही नहीं करते। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के पास पैसे पड़े हैं, कोई यूटिलाइज़ नहीं होते। HEC में प्रोजेक्ट ही नहीं जाते। इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स जीते हुए हैं। बहुत पैसा है, नहीं कोई करता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है ग्रांट। उसके बाद नंबर 2, लोग कहते हैं जी, हर कोई कहता है जी मेरे कोलीग्स कि टाइम ही नहीं होता। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं फ़ारग था,
अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अल्लाह मियाँ ने मुझे बिज़ी रखा जब से मैं इंग्लैंड से आया, तो मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि जॉब के बगैर रहूँ। मतलब कोई ना कोई बड़ी चैलेंजिंग जॉब थी, लेकिन चाहे मुझे रात के 3 बजे रिसर्च करनी पड़े, मैं करता था। प्रायोरिटी थी ना, प्रायोरिटी नहीं है हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो मरीज़ों से सिर्फ पैसे इकट्ठे करके तो घर चला जाता हूँ, तो वो तो एक अलग चीज़ है। रिसर्च के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी ना आपको, टीम, और अकेले नहीं कर सकेंगे। यू हैव टू डेवलप ए टीम। देखें एक लीडर को क्या, एक लीडर की खसूसियत है, लीडर, और मैं इसमें बिलीव करता हूँ, और मैं 100% इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ और मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ कि ए लीडर, चाहे वाइस चांसलर हैं चाहे प्रिंसिपल है, क्रिएट्स लीडर्स डाउन स्ट्रीम, ही डजंट क्रिएट फॉलोअर्स। अगर आप फॉलोअर्स क्रिएट करें, यू आर नॉट ए लीडर, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर विद ड्यू रिस्पेक्ट। और नंबर 2, एनी लीडर, गुड लीडर मस्ट, इस एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड लीडर इज ही मस्ट नो that he has an expiry date, and he must abide by that expiry date and know when to step down and allow others to lead. Yes. अगर मैंने डाउनस्ट्रीम अपने thing. डीन्स को एज ए वाइस चांसलर नहीं तैयार किया, True. या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को नहीं किया, अपनी नर्सिंग की सुपरिटेंडेंट को नहीं किया, उनको एम्पावर नहीं किया, तो मैं फेलियर हूँ। मुझे उन लीडरशिप, तो उनको लीडर बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे देखें, लीडरशिप यस नो फिनोमिनन नहीं है, बिल्कुल, वो एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन है। लीडर इज़ क्रिएटिविटी, ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो अडेप्टिंग टू चेंज। ट्रू, ट्रू। आपकी जो नई चेंजेस आ रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन द नेचर, ट्रू। दैट इज़ हाउ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप की कमी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑर्डर, जी। लीडर्स नेवर ऑर्डर, लीडर नेगोशिएट गोल्स। ट्रू। अपनी टीम के साथ नेगोशिएट करते हैं, ऑर्डर नहीं कभी भी मैं देता। पर जिन्होंने मेरे साथ काम किया है लाखों के हिसाब से होंगे, इस्लामाबाद इधर उधर जहाँ, उनको पूछें कि आई वुड नेवर ऑर्डर, एंड आई हैड ऑलवेज नेवर केप्ट ए लॉक इन माई डोर, जो मर्जी अंदर आ जाए। ग्रेट, आप क्रिएटिविटी का एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करते हैं। सर, हाईलाइटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, आई वुड लाइक टू आस्क के व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट कि हम कोलैबोरेशन बिल्ड कर सकें अपने हेल्थ केयर में और अपने एकेडेमिया में? क्योंकि व्हेन अ स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली हमारा एक स्टूडेंट व्हेन ही गोज़ आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड एंटर्स अ प्रैक्टिकल फील्ड, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम हिम। वो प्रैक्टिकलिटी से इतना दूर है और वो इम्प्लीमेंटेशन से इतना दूर है और उसमें कोलैबोरेशन नहीं है। तो व्हाट सॉल्यूशंस, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट सॉल्यूशंस डू यू सजेस्ट टू इम्प्लीमेंट द कोलैबोरेशन? सॉल्यूशन वही है जो मैंने पहले आपको सजेस्ट भी किया है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, वो किताबें पढ़ें, ठीक है। मैं उल्ट करता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ किताबें नहीं पढ़ो, आप प्रैक्टिकली, ये चैलेंज है, ये इशू है इस वक्त, ये मसलन साफ़ पानी का इशू है, ये रिज़ॉल्व करो। ये रिज़ॉल्व करने के लिए वो खुद रिसर्च करेंगे, बुक्स में जाएंगे, ऑनलाइन देखेंगे, रिसोर्सेज वो करेंगे, वो उनको सारी उम्र याद रहेगा। रट्टाबाजी तो 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं ना लोग, अनफॉर्चुनेटली उसको अगर वो कुरान पाक को नहीं करते रहते प्रैक्टिस, तो जब हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट होगा बिल्कुल, वो नहीं पास होंगे 80%, अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए आपने ये इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि बच्चे बजाय बुक से इधर आए, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ से बुक्स में जाएं, सर्च करें उसमें, सर्च करें। मैं उन्हें बीमारी दिखाता हूँ, मैं मरीज़ दिखाता हूँ, प्रॉब्लम दिखाता हूँ, मल्टी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ये मरीज़ है, इसका बुखार ही नहीं उतर रहा, ठीक है, अब क्या करें, चलो मिलकर डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं अच्छा सर मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कल मैं आपसे पूछूंगा, अगले दिन पूछता हूँ क्या वो पढ़ा क्या है होता है, उसको याद रहेगा यार। बिल्कुल, बिल्कुल, क्रिएट्स इम्पैक्ट्स इन द माइंड अल्टीमेटली। तो वी हैव टू चेंज द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड मेक इट मोर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग देन रट्टा बेस्ड लर्निंग। हमने मेमोरी नहीं चेक करनी, हमने उस नॉलेज की एप्लीकेशन चेक करनी है और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। तो वो ही, ये दुनिया में यही कुछ हो रहा है, तभी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि हमें मैं समझता हूँ कि देखें हर एक की लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है, मेरी लाइफ भी
रोलर Ups and कोस्टर downs, है। बिल्कुल। ज़्यादा चीज़ें आप करेंगे आप ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होंगे। मेरे से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कोई डॉक्टर कभी कंट्रोवर्शियल पैदा हुआ है कि जो डॉक्टर कभी जेलों में चला गया, कभी कुछ, बिकॉज आई डू सो मच, आई एम बाउंड टू अट्रैक्ट ट्रबल। लेकिन अगर आपकी नीयत से सही है, आपका ज़मीर सही है कि आप सही कर रहे हैं, तो अल्लाह आपकी टीम का कैप्टन होता है। बिल्कुल ऐसा, फिर आप निकल जाते हैं उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। ये हमारी ईमान की कमज़ोरी है। जब करना ही सारा कुछ अल्लाह ने है तो फिर अल्लाह पे छोड़ें। बिल्कुल ऐसा। आप नीयत अच्छी रखें, अल्लाह आपके साथ रहेगा। सर, ब्रिंगिंग थिंग्स टू लिटिल करंट अफेयर्स एंड करंट वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी के रोल मेडिसिन में आप किस तरह से देखते हैं, टेली मेडिसिन, इस हवाले से थोड़ा अपने इंसाइट शेयर देखिए, मैंने टेली मेडिसिन की डिग्री प्रोग्राम्स और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स मैंने ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, डॉक्टर्स फिर अब कर लें, नर्सेज में से बहुत रेजिस्टेंस है। जब हम पेपर फ्री हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, IT इनेबल्ड हॉस्पिटल HMIS की, तो उसमें नर्सेज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डिस्पेंसिंग उसने करनी है, राउंड पे उसने ब्लड प्रेशर दे, अगर वो ऊपर लिख, हम उन्हें कहते हैं कि आप वो ऑनलाइन इसको सारे कुछ को करें, उनको एक बहुत रिलक्टेंस आती है। अब कुछ थोड़ी बेहतर होनी शुरू हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक हम बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में IT को नहीं करेंगे इनेबल, तो वो जो मैट्रिक करती है वो बेचारी उसको कीबोर्ड यूज़ करना या बड़ी उसको रेजिस्टेंस आती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म इसको इंट्रोड्यूस करना है मच बिफोर दे बिकम नर्सेज और बिकम MBBS और बिकम BDS। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज वी आर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन ऑफ 1980 की। देखें, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, उसकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है मेडिसिन में, ड्रग इंटरेक्शंस आपके सारी रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में, अब हम उसी जो काम हम 15 दिन में जाके करते थे, अब हम 2 घंटे में कर लेते हैं, बिकॉज वो उस मशीन लर्निंग हमने कर ली हुई है, उसको मेरी आदत पता लग गई है मशीन को, वो खुद ही प्रॉम्प्टली मुझे सारा कुछ रिस्पॉन्ड कर देती है। बिल्कुल। मतलब जो भी मैंने सर्च करना है, जो भी करना है, जो मुझे रेफरेंसेस चाहिए, वो जाहिर है उसने खुद ही निकाल देने। सर, हेल्थ केयर में AI का इम्प्लीमेंटेशन और टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत कम नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। मैंने आपको कहा, यूज़र जो हमारे यूज़र्स हैं, हालांकि यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस हैं, मॉड्यूल्स अच्छे हैं, वो दे आर मच मोर कंफर्टेबल, खासकर नर्सेज और पैरामेडिकल, तो उससे भी बुरा हाल है। आप ऑपरेशन टेक्नीशियन को कहें ना कि वो स्टरलाइजेशन के सारा पैरामीटर्स IA को यूज़ करे, हालांकि IA मोर सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी होगी कि ये स्टराइल इन्वायरमेंट है कि नहीं है, एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, आपको अलार्म्स मिलेंगे आपको, लेकिन वो नहीं, वो उसी तरह ही है कि जी इतने प्रेशर पे करना है, ऑटोक्लेव को ये करना है। हालांकि आई थिंक प्राइमरीली जिस प्रोफेशन में इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो हेल्थ ही है, क्योंकि बेसिक नीड्स में हेल्थ एजुकेशन ही आती है। और हुआ है पूरी दुनिया में, और हेल्थ केयर इम्प्रूव हुई है। यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस इसलिए है कि पाकिस्तान में जिस बंदे को वो चीज़ नहीं ना पता, अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है कि दवाई लिखी हुई है उसके किस डॉक्टर, अब मुझे उस दवाई का नहीं पता, मुझे हर सारी दवाइयों का तो नहीं पता हो सकता, बजाय इसके कि मैं उसको PDF में देखूं या कहीं जाके देखूं कि है कौन सी, मैं उसे कहता हूँ दफ़ा कर, ये ना खाए, कहते जहर है ये, मेरे वाली ने। तो यही है ना कि जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो कहते दफ़ा करो जी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और एब्सोल्युटली, वी आर ऑल लर्निंग, आई एम स्टिल, देखें लाइफ लॉन्ग लर्निंग है हेल्थ में, अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ। नहीं, कभी कोविड जब मैं पढ़ा था, यहाँ पढ़ाता रहा हूँ सारी उम्र, कई मुल्कों में पढ़ाया है, बिल्कुल कोविड का मैंने ना पढ़ा था ना पढ़ाया, अब कोविड पढ़ा भी मैंने सारा, उस पर रिसर्च भी की और अब पढ़ाता भी हूँ कोविड। बिल्कुल सर, इनफैक्ट मॉन्की पॉक्स को हम इधर ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। तो हर पुरानी बीमारी है, लेकिन कोविड का तो एक मतलब, एंड आई टेल यू कि मेरी ये प्रेडिक्शन है, आज ये आप नोट कर लें कि अगले 20-25 साल में अगर 2 करोड़ लोगों ने मरना है जी एकदम चंद माह में, तो वो किसी एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं मरेंगे,
वो एक माइक्रोब से मरेंगे, चाहे वो Biological बैक्टीरिया warfare, है, बिल्कुल। चाहे वो वॉर नहीं होगी खुद ही, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा वायलेट किया अपनी इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को कि बिल्कुल। फ्लड्स एक्सट्रीम्स आएंगे और आ रहे हैं, एक्सट्रीम बारिश होगी, एक्सट्रीम ड्राफ्ट होएगा, एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, और उससे ग्लेशियर्स और ये उल्ट पुल, ये क़यामत की निशानियाँ हैं जो करीब करीब हम हर साल जाते जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन, हमने वाटर को तबाह कर दिया सीवरेज के साथ, केमिकल्स के साथ, ये सारी चीज़ें कुदरत के साथ जब आप खिलवाड़ करेंगे ना, तो उसका यही नतीजा होगा जो हो रहा है। Flashback और जो आएगा। आपके माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, जरासीम, आपकी हमारी स्टडी है कि 20% जो मक्खियाँ हैं आपकी, वो जरासीम कैरी कर रही हैं, क्लेप्सेला वगैरह, कि जो मेरोपेनम रेजिस्टेंस हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, 20%। जब आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है प्लैनेट का, तो 15 से 20% आपका AMR बढ़ता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास तो एंटीबायोटिक बची कोई नहीं है, और आगे बिल्कुल ही नहीं बचेंगी। इवन आम इन्फेक्शन कैंसर की तरह हो जाएंगे, अनलेस के वी रियली लुक आफ्टर द इन्वायरमेंट, जिसका कोई नज़र नहीं आ रहा अभी। अनफॉर्चुनेटली सर, हमारा हेल्थ सिस्टम, डू यू थिंक इट इज़ एबल टू सस्टेन अनदर पेंडेमिक, जैसे अब हम क्वारंटाइन की वी तरफ आर जा रहे हैं? वेयर वी वर 2019 से पहले जहाँ थे ना, वहीं खड़े हैं हम। कोई प्रिपेयर्ड नहीं हुए, हमने सीखे नहीं हैं लेसन्स उससे। हमने अभी भी हेल्थ सिस्टम पे अब खर्च ही कितना रहे हैं, 0.78% ऑफ द GDP। आइडियल कितना होना चाहिए? देखें, हमारे हमसाए मुल्क भी 3% से ज़्यादा पड़ते हैं। आप साउथ कोरिया की एग्जांपल दें, जिसने हमसे सीखा था सारा कुछ, हमारे हेल्थ केयर उस वक़्त उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि हम हेल्थ पे हर साल बजट डबल करते जाएंगे जब तक कि ये एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे ना पहुँचे। वो इस वक्त वो कोई 10% के करीब खर्च रहे हैं। हमारा तो है क्या हेल्थ सिस्टम, हेल्थ और एजुकेशन तो यतीम खाना है हमारा। बिल्कुल ऐसे, लेकिन यही वो चेंज है जो एक आम आदमी को अफेक्ट करना है। जो हम इतने बड़े बड़े दावे करते हैं ना, अगर वाकई हम इसमें हैं सिंसियर, तो हम हेल्थ पे स्पेंडिंग की फैशन बड़ा बुरा है, जो मैं आपको कह रहा था, अग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है, इशू बेस्ड। बिल्कुल सर, होपफुली नियर फ्यूचर हम इन सारे इश्यूज को डील आउट कर लें इंशाल्लाह। अदरवाइज द सिचुएशंस आर साउंडिंग सो अलार्मिंग बिफोर कमिंग हियर। इट वाज काइंड ऑफ कूल, बट नाउ नोइंग द सिचुएशन और बीइंग एन एक्सपर्ट, आई डोंट नो आप किस तरह से मैनेज करते हैं, नोइंग द थिंग्स के 1% अल्लाह ऊपर ताला जा मैनेज रहा है। करते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली सर, यू नो एज यू टोल्ड मी कि 1% ऊपर जा रहा है, तो वो इतना, उसका जो रेजिस्टेंस है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस, वो भी इतना ऊपर जा रहा है। बिकॉज यू नो एट टाइम्स दे से लेकिन बच्चे जिन्होंने जो डिसीजन मेकर है ना, वो इस चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड। वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि कल हेडलाइन क्या लगनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आनी है, फीता कहाँ कटेगा, फटाई कहाँ लगेगी। जब इस चीज़ में आप इंटरेस्टेड, ये जो चीज़ें हैं, ये नहीं उनके समझ नहीं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। हम कोशिश तो कर रहे हैं, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है कि बहुत अच्छा, ये अल्लाह करे चीज़ें, अपना हिस्सा डाल रही हैं आप। ये चीज़ें हमारे ऑडियंस तक चली जाएं और उन लोगों तक चली जाएं जिन तक जानी भी चाहिए, जो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सर, इन द लास्ट, योर मैसेज टू द स्टूडेंट्स, टू द पेरेंट्स और टू द ऑडियंस हु आर वाचिंग यू। सो फॉर आई वुड रियली लाइक टू से द होल डिस्कशन वाज अ मैसेज। इट वाज रियली, यू नो, थॉट प्रोवोकिंग। आई होप कि ये टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर जाए एंड दे स्टार्ट टेकिंग एक्शंस ऑन द थिंग्स एज यू मेंशन। I'll say to the students, their parents, teachers, everybody, that please do dream, always dream, and hang on to your dreams, because ultimately dreams will come true. So it's important to dream, have a dream, and inshallah believe in Almighty Allah and then yourself, and your dreams are bound to come true, inshallah. There should be nothing impossible. You should make impossibilities into possibilities, and you will be rewarded in this world and the world hereafter. इंशाल्लाह। So far we have discussed कि हमारे हेल्थ सिस्टम को किस किस तरह के इश्यूज फेस करने पड़े हैं। होप इन नियर फ्यूचर हम इन सब इश्यूज़ को सिंसियरली, ऑनेस्टली कैटर कर लें और इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।